कर सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स हैं। एक है रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड यानी सॉरी जो स्पीड है रिएक्शन की उसको किस तरीके से अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, मेनली पार्ट क्या है कि भाई रेट किस तरीके से वो बढ़ रहा है, किस तरीके से वो कम हो रहा है, उसका ये प्रोडक्ट वो कितना बन रहा है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर रेट कम है तब भी उतना ही प्रोडक्ट बनना है, रेट ज्यादा है यानी स्पीड ज्यादा है, ये प्रोडक्ट बनने की उतना ही ये प्रोडक्ट बनना है। डिफरेंस बस क्या है, अगर रेट ज्यादा है तो 5 मिनट में रिएक्शन हो जाएगा, रेट कम है तो 10 मिनट्स में होगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम बनना है। इसके बाद आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रिया। अभी इक्विलिब्रिया के नाम से ज्यादा आता है। ये हमारे पास क्या होता है, इसको रिवर्सिबल, मेनली तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर अभी इक्विलिब्रिया के नाम से आता है। इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है ना, वो कितना बन रहा है, जो अमाउंट ऑफ ये प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, और किस तरीके से हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वो कम होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वो ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं यील्ड, यानी यील्ड के ऊपर बात करते हैं। यील्ड हमारे पास बेसिकली है क्या, यील्ड हमारे पास है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है उसको बोलते हैं यील्ड, के कितना मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है और किस तरीके से हम उसको अप डाउन कर सकते हैं। फैक्टर्स दोनों के सेम है, फैक्टर्स दोनों के सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीकों से ये वर्क करते हैं। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन में भी था, टेम्परेचर यहाँ पे भी है, कंसंट्रेशन वहां पे थी, कंसंट्रेशन यहाँ पे भी है, प्रेशर वहां पे भी था, प्रेशर यहाँ पे भी है। लेकिन दोनों के फैक्ट, दोनों का वर्क करने का तरीका अलग है। रेट का तो बहुत ही सिंपल सा था ना, सारे के सारे फैक्टर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अगर कोई एक फैक्टर वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर या सरफेस एरिया, यहाँ पे सीधा वो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा इंक्रीज होता था, डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल थे। इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम में कंडीशंस आती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रिया ना, इक्विलिब्रिया हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इक्विलिब्रिया को आप रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से तो देखोगे। ठीक है, देखो, जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो रिएक्शन की दो टाइप होती हैं। एक होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन, फर्स्ट टाइप होती है इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या होता है मेरे पास, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी, यानी ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये एक ही वो डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे फर्स्ट और मेरे पास रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी का, मैं रिएक्शन बना रहा हूँ तो ये हो गया सी प्लस डी बन रहा है, सी प्लस डी मेरे पास बन रहा है। अब मैंने जैसे फर्ज करो 100 मोल्स डाले, दोनों की रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जीरो जीरो होंगे। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनकी कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट वो कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट वो बढ़ते जाएंगे। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है मेरे पास, वो कम हो रहा है। ऐसा फर्ज करो ये रह गया वो 10 10, और ये बाकी वो 90 कन्वर्ट हो गए, बाकी 90 90 क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर ये मेरे पास हुआ क्या है, इस चीज को सुनना। अब जो मेरे पास वो 90 मोल्स है, उनके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी थी, उन्होंने रिएक्शन कर लिया, मैक्सिमम यील्ड मुझे अचीव हो गई, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं को बन सकता। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल बस जो ये मेरे पास 90 90 बन गए, इसको मैं टेक आउट कर लूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं टेक आउट कर लूंगा। ये है मेरा इररिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी पहचान होती है ये हैरो। इस एरो के जरिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट डाला, वहां से मैंने प्रोडक्ट को निकाल लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, और ये मेजर टाइम्स एक्सोथर्मिक होता है। सही है, ये क्या होता है, मेजर टाइम्स एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर वो करते हैं जिन रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी स्ट्रांग हो, जिन रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी स्ट्रांग हो ना, जो एकदम से रिएक्शन करें। एक्सोथर्मिक यही होता है ना, एकदम से रिएक्शन करना, ये वहां पर होता है जहां रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी स्ट्रांग हो। व्हेन रिएक्टेंट हैज स्ट्रांग रिएक्टिविटी, जहां पर रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी क्या हो, स्ट्रांग हो। से
अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास एक टाइप आती है रिवर्सिबल रिएक्शन की ना। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स है। एक मेरे पास नॉर्मल रिवर्सिबल है और एक आता है इक्विलिब्रियम। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, सेम यही प्रोसीजर वहां पे भी होता है। ठीक है। मैं यही यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, इरिवर्सिबल रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, रिवर्सिबल नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ इसी तरीके का मेरा रिएक्शन हो। ठीक है। तो होता क्या है, वही ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। सी प्लस डी बना रहा है। अभी इसके वही 100 मोल से रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। आफ्टर रिएक्शन ये 10 10 लगाए और ये 90 90 क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब मुझसे पता है वो गलती क्या हुई यहाँ पे, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल वो बनाता कौन है? वो बनाती है मेरी गलती। मैंने क्या चाहा था कि भाई मैं यहाँ से इन दोनों को टी टेक आउट कर लूंगा, सी और डी को। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर कर दी। मुझे टेक आउट करना था, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी देर कर दी। देर करने से क्या हुआ, सी और ऐसी कंडीशंस ही हुई, या कोई ये एयर के साथ सी और डी ने, जो एयर की ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है, जो नॉर्मली तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है, कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि सी और डी ने आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सी और डी निकाल को लेना था ऊपर, मैंने क्या किया, इसको फौरन से ये टेक आउट कर लिया। इरिवर्सिबल एक्शन है, मैंने इसको फौरन से टेक आउट कर लिया। यहाँ पर मुझसे हो गई गलती, मैंने इसको टेक आउट नहीं किया। तो सी और डी ने आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर दिया जब इनको बहुत देर हो गई, और ये पीछे की डायरेक्शन में रिएक्शन उन्होंने कर दिया। अब ये सी प्लस डी आपस में रिएक्ट करके ए प्लस बी फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये पीछे जाने लगे। ये पहले तो 80 हो गए, ये 20 20 देन, और पीछे की तरफ रिएक्शन जा रहा है। ठीक है। ये मेरे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी मैं बस चाह नहीं रहा था ये पीछे की तरफ है, लेकिन मुझसे गलती हुई, कुछ ऐसी कंडीशन चेंज हो गई या मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया, तो सी और डी जो मेरे ये प्रोडक्ट बने थे उसने रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया और मेरा वापस ये रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर गए। ठीक है। अब इसके कुछ हुए। अब देखो, सबसे ये पहली बात क्या है, ये अनडिजायरेबल होता है। ये अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है। सेकेंडली, ये एक वक्त में एक ही डायरेक्शन की तरफ वो मूव करता है। ठीक है। मूव्स इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको हम यूं करके शो करते हैं, दो फुल एरोज बनाते हैं इसको। ठीक है। अब इसी की एक दूसरी टाइप आती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है मेरे पास, ये अनडिजायरेबल नहीं होता, ये डिजायरेबल होता है, हम कुछ चाहते हैं कि ये हो। ठीक है। ये होता कि अगर नहीं समझ आया तो लाजमी चैट बॉक्स में पूछ लेना। कुछ स्टूडेंट को इसमें थोड़ा बहुत, कभी कभार, बहुत रेयर है क्योंकि काफी आसान कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट को इशू हो जाता है। तो देखो, मेरे पास यही ए और बी है, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब होता क्या है कि अब वही इनकी कंसंट्रेशन लिए 100 100, और ये 0 0 है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ये 90 90 हो गया, ये वो 10 10 हो गए। अब इस तरीके से रिएक्शन चल रहा है। ये हो गए 60 60, आफ्टर सम टाइम ये 40 40 हो गए। ठीक है। फिर इस तरीके से आ गया, ये हो गए 30 30, ये हो गए 70 70। अब किसी भी एक टाइम पे क्या होता है, अभी रिएक्शन आगे की तरफ वो जा रहा है ना, रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसके साथ साथ एट द सेम टाइम हम कुछ इस तरीके से ये पैरामीटर्स चेंज करते हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कोई इस तरीके से ये पैरामीटर चेंज करते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन वो चल ही रहा है, यानी ए प्लस बी से सी प्लस डी तो वो बन ही रहा है। साथ साथ एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके ए प्लस बी भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आगे की तरफ तो रिएक्शन जा रहा है, साथ साथ ये पीछे की तरफ भी रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकरिंग एट द सेम टाइम।
ठीक है, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकरिंग एट द सेम टाइम। तो क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इसकी फर्स्ट ये प्रॉपर्टी हो गई, अकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन आगे भी जा रहा है, ये पीछे भी आ रहा है, ठीक है। तो जब रिएक्शन ये पीछे की तरफ आता है, ठीक है, आगे के साथ साथ जाहिर सी बात है, अब जो आगे की जो हम आगे जा रहे थे, जो ये रिएक्टेंट बन रहा था, वो रिएक्टेंट से की प्रोडक्ट बन रहा था। अब वापस जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये 70 बन गया था ना, तो अब ये हो गया 65, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास 35, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये मेरे पास हो गया 55, बल्कि इसको पूरा करते हैं इस तरीके से। ये अभी रिएक्शन और बढ़ा, ये हो गया 60, ये हो गया 40, फिर ये हो गया 55, ये हो गया 45। अब इस पॉइंट के ऊपर आके ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है। मैंने देखो साइन चेंज कर दिया, ये वाला साइन लिया है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या मतलब, कि आपने पहले ए और बी का रिएक्शन कराया, का सही रिएक्शन हो रहा था। अभी रिएक्शन कंप्लीट वो नहीं हुआ था, आपने कुछ ऐसे ये पैरामीटर चेंज करे कि वापस सी प्लस डी से ए प्लस बी बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन पीछे की तरफ चलता है, सही है, यानी आगे भी चल रहा है, पीछे की तरफ भी चल रहा है एट द सेम टाइम। एक वो टाइम ऐसा आता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वही बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रिया। ये हमारा क्या है, ये पॉइंट है इक्विलिब्रिया, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। यानी जितना मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उतना ही मेरा बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो अब जितना मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, अगर उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो यानी मेरी कंसंट्रेशन भी अब चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी जो ए प्लस बी है वो 45 पे लॉक हो गए, और सी प्लस डी जो है वो 55 पे लॉक हो गए। तो अब दो चीजें मेरे पास यहाँ पे सामने आई है। क्या इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और फिर उसी तरीके से अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट और वो बैकवर्ड ये इक्वल हो गए ना, तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितना मेरा सी प्लस डी बनना है उतना ही मेरा ए प्लस बी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। इसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं ना, जो मैं अक्सर देखता हूँ, वो इक्वल लिख देते हैं। ये इक्वल नहीं है, यानी किसी भी कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। इक्वल होना शर्त नहीं है, हाँ इक्वल आ जाए तो एक वो ये कोइंसिडेंस है, लेकिन ये वो शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब ये जो होता है ना, अब ये मेरे पर डिजायरेबल होता है, ये मैं खुद करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये नॉर्मली एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए होता है, और वो होते हैं जो कि वीक रिएजेंट होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी वीक होती है। जहां पर भी आप वीक एसिड देखोगे, वीक बेस देखोगे, तो ये वाला साइन होगा उसके साथ, वो जो रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। क्या है, मेजरली एंडोथर्मिक और when reactant है वीक रिएक्टिविटी, जब उनकी रिएक्टिविटी क्या हो, वीक हो जाए, ठीक है। हाँ, देखो मेरे पास अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया ना, लेकिन बाय एनी मीन्स इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब हो जाए, बाय एनी मीन्स मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या आता है, ली चैटलियर
प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको, ली चैटलियर के प्रिंसिपल। ये बोलता है कि भाई अगर आपका इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश था वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टैब्लिश हो गया, तो जो साइड बड़ी है ना, उस साइड जो सॉरी जो साइड डिक्रीज हुई है उस साइड को इंक्रीज कर दो। क्या मतलब, व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम चलते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका पहला फैक्टर, ये वो कंसंट्रेशन, उसी के जरिए आपको समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी है। ठीक है, वही रिएक्शन ले रही है, अभी इक्विलिब्रियम में है ना। ठीक है, ये मेरे पास 45 45 है और ये 55 55 है। सही। और अभी ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। देखो बाय एनी मींस मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये हो गया 40 और ये मेरे पास हो गया 50, सॉरी 60। अब देखो आपको साफ वो समझ आ रहा है, वो कॉमन सेंस है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो ज्यादा चले गया, फॉरवर्ड में उसका रेट ज्यादा हो गया, तभी मेरे पास जो है वो सी प्लस डी ज्यादा वो बन गया है। ठीक है, फॉरवर्ड में रिएक्शन ज्यादा चले गया। अब वो क्या बोल रहा है कि, ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज। अब मैं क्या करूंगा, जो साइड वो कम हुई है, साइड कौन सी कम हुई है, ये साइड वो कम हुई है, ये क्या हुई है, साइड डिक्रीज हो गई ना, ये साइड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और ये साइड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये साइड इंक्रीज हो गई ना। ठीक है, ये साइड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, मैं रिएक्शन को पीछे की तरफ ले आऊंगा। अब जो मैं ये स्टेप ले रहा हूं ना, कि खुद ब खुद मेरा रिएक्शन आगे की तरफ चले गया था, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, खत्म हो गया। अब मैं वापस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को पीछे की तरफ ले आऊंगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन को पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ। जब पीछे की तरफ लेके आऊंगा तो ये वापस वो बनने लगेंगे रिएक्टेंट। ये 59 41 हो गया। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 55 55 पे हो जाएगा। जैसे ये 55 55 पे होगा, मैं उस वक्त जो छोड़ दूंगा इसको, तो क्या होगा, ये वापस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, वापस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, ये अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन पे आ गया, तो वापस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इस तरीके से ही फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने ए प्लस जी, मेरे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थी। ठीक है, 45 45 55 55 बाई एनी मीन्स मेरा रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा चले गया और प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, रिएक्टेंट डिक्रीज हो गया। अब मुझे ली चैटलियर की प्रिंसिपल इसके रिगार्डिंग दैट वो सिनेरियो क्या बोलता है, इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज। अब जो साइड डिक्रीज होगा उसको इंक्रीज करो। इंक्रीज कैसे होगा, मैं रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन चला दूंगा, यानी स्पीड अप वो ज्यादा कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरा वापस रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं काम कब तक करूंगा, जब तक मेरी इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन वापस ना आ जाए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वापस आ गई, 45 45 हो गई, 55 55 हो गई, अब यहाँ पे मैं रोक दूंगा। ठीक है, अब जो मैंने स्टेप लिए हैं ना, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ठीक है, स्टेप टेकन टू री एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट। सही है, अब क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जा रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, या इसको रिएक्टेंट साइड भी बोल सकते हो। देखो अब दोनों में एक डिफरेंस क्या था, एक तो वो खुद ब खुद जो है मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर आगे की तरफ चले गया था, उस डिस्टरबेंस को काउंटर करने के लिए, वापस इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश करने के लिए जो मैं स्टेप लूंगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिएक्शन की पीछे की तरफ ले गया था, ये बैकवर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है,
फिर इसी तरीके से मेरा क्या है, वो कंसंट्रेशन होता है, सॉरी टेम्परेचर होता है। देखो टेम्परेचर क्या बोलता है भाई, टेम्परेचर मुझे बोलता है कि अच्छा, टेम्परेचर में आपको पता है एक्सो एंडो वाला चक्कर आ जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक में, सबसे पहले हम कहें एक्सोथर्मिक में। अच्छा देखो, इसको बिल्कुल जो है ना कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट करोगे तो ये बहुत आसान चीज है। कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल, मुश्किल चीज है। इवन ये ए लेवल्स में भी बच्चों को ये परेशान करता है, टेम्परेचर का अफेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, वो बोलता है कि भाई मैं अभी, मैंने इक्विलिब्रियम बनाया ना, इक्वेशन मैंने लिखी ए प्लस बी की ना, ए प्लस बी, ठीक है, इक्विलिब्रियम सी प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कहाँ पे आ जाएगा, साइन आ जाएगा ये प्रोडक्ट की साइड पे। साइन कहाँ आ गया, अच्छा देखो, अब अगर मैं टेम्परेचर को अपने वो माइंड में रख के ये कर रहा हूँ ना, तो हीट का साइन आएगा ऑन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। तो जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो इस हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होगा। जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो इस हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है वो इस हीट के साइन के साथ स्टैब्लिश हुआ है। अब आते हैं इनके केसेस पे। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो कौन सी साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ ना तो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे तो वो टेम्परेचर है, आपने टेम्परेचर को एज अ कंसंट्रेशन ट्रीट करना है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को रेज कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट साइड खुद ब खुद इंक्रीज होएगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे क्या है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से हो गया, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो गई, रिएक्शन आगे की तरफ चले गया। अब लीच चैटलियर के प्रिंसिपल को याद करो, जो साइड डिक्रीज होगी है उसको इंक्रीज करो तो वापस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये मेरे पास डिक्रीज हुई थी, ये मेरे पास डिक्रीज हुई थी, और ये मेरे पास इंक्रीज हुई थी। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, जो साइड डिक्रीज हुई है, यानी ये पीछे की तरफ कहाँ ले गया, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो ये चीज हमसे पूछता है वो। इसी तरीके से इसके पार्ट टू में, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं ना तो कौन सी साइड डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जिस तरफ टेम्परेचर होगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो इस टेम्परेचर के साइन के साथ स्टैब्लिश हुआ है। तो ये मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ आएगा, रिएक्शन आ जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि साइड वो कम हो गई ना, रिएक्शन आ गया ये पीछे की तरफ। ठीक है, अब मेरे पास बिल्कुल उल्टी चीज हो गई। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास क्या हो गई, डिक्रीज हो गया, और ये इंक्रीज हो गया, तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा क्या, जो प्रोडक्ट साइड थी वो डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे हीट थी ना, तो उसी के सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, जो साइड वो कम हुई है, यानी कि राइट हैंड साइड या प्रोडक्ट साइड। ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना ये अफेक्ट क्या डालेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूँ ना, अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूँ तो एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है विद द हीट साइन और रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे हीट के साइन के साथ मेरा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। ठीक है, यानी सेम यही इक्वेशन होगी, बस जो हीट का साइन है वो रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा। सेम यही चीज होगी, बस जो रिएक्टेंट का साइन है वो, सॉरी, जो हीट का साइन है वो रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यूं करके इक्वेशन बनेगी। तो इससे क्या होगा, अब वही वही वो केसेस की तरफ आ जाओ। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो कौन सी साइड बढ़ जाएगी, जिस तरफ हीट है, हीट किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो मेरी रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ये साइड डिक्रीज हो गई और ये इंक्रीज हो गई। तो विक्रय में शिफ्ट करने जाएगा जो साइड डिक्रीज हुई, यानी कि आगे की तरफ। इसको मैं बहुत तरीके से बोल सकता हूँ, फॉरवर्ड
डायरेक्शन बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट साइड बोल सकता हूँ, राइट हैंड साइड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूँ तो क्या होगा, जिस साइड पे टेम्परेचर है वो साइड कम हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट साइड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ चला जाएगा, इसके इसी तरफ जो साइड डिक्रीज हुई है, यानी रिएक्टेंट साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, या बैकवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये था मेरे पास टेम्परेचर। फिर इसके बाद मेरे पास आता है प्रेशर। प्रेशर का तो बहुत ही आसान रूल है ना, आपने समझाना भी वगैरह कुछ नहीं, बस ये याद कर लेना है। प्रेशर का क्या रूल चलता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ना, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा टूवर्ड्स लेसर मोल्स ऑफ गैस। यहाँ पर गैस के मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। और अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो वो जाएगा टूवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ, टूवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ से। यानी जैसे फर्ज करो आपके पास यूं करके 3H2 is reacting with N2 to form 2NH3, सही है। अब यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, ये गैस है, ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास, गैस है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे ना, अच्छा गैस के मोल्स देख लो यहाँ पे ये कितने कितने हैं ना, यहाँ पर टोटल 4 गैस के मोल्स है और यहाँ पे टोटल 2 हैं, 3 यहाँ पे और एक 3H2 के साथ और एक N2 के साथ। प्रेशर अच्छा प्रेशर जो है ना आपका लिक्विड और सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड के लिए तो कंसंट्रेशन अप्लाई होता है, सॉलिड के लिए तो वो भी अप्लाई नहीं होता, सॉलिड का रोल ही अलग है ना, सॉलिड में कभी रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन और ये टेम्परेचर, प्रेशर सिर्फ गैसेस के लिए। याद है मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में जब कंसंट्रेशन कराया तो लिखवाया था कि इट वर्क्स फॉर लिक्विड एंड गैसेस बोथ, बट जब प्रेशर का रेट ऑफ रिएक्शन में भी करवाया था तो वहां पे भी मेंशन कर दिया था कि सिर्फ गैसेस के लिए, सही। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ ना तो लेजर मोल्स का है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन, या तो राइट हैंड साइड या प्रोडक्ट साइड। इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट मेरा जाएगा टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मोर मोल्स की तरफ जाएगा ना, प्रेशर डिक्रीज करो मोर मोल्स पीछे की तरफ है, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड या टूवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। अच्छा देखो एक बात, अब आ जाओ को कैटलिस्ट पे, बस आखिरी चीज है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने, दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन, इट स्पीड्स अप द रिएक्शन by providing an alternate path ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो एक इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पीड्स अप द रिएक्शन, ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए काम आता है, यील्ड कम या ज्यादा करनी है उसमें काम नहीं आता। तो कैटलिस्ट हैज नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम या यील्ड, ठीक है। कैटलिस्ट हैज नो अफेक्ट ऑन यील्ड और इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कैटलिस्ट का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। अब हम इसके सीधा ये पास रिवर्स करते हैं, आज के दिन में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है कि ammonia is made in an industrial process starting with nitrogen. The equation for this reaction is shown. तो मुझे इक्वेशन दी हुई है, N2 is reacting with H2 to form 2NH3। वो बोले कि नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मेक द अमोनिया, इसको बोलते हैं हैबर
प्रोसेस क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, स्टेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच द नाइट्रोजन इज ऑब्टेन, कि कोई रॉ मटेरियल ये प्रोसेस बताओ जिससे हमें जो है वो नाइट्रोजन मिलती है। कि रॉ मटेरियल के हम नॉर्मली एयर से लेते हैं, हम किससे लेते हैं, एयर से लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सिंपल दिस, देखो ये आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल तो ये है इक्विलिब्रियम, लेकिन है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की टाइप ना, हम लिख देंगे यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर उसके बाद वो बोला कि स्टेट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर यूज इन द इंडस्ट्री दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अच्छा ये मैं आपको भी और भी करा दूंगा। अमोनिया, अमोनिया मेनली क्या होता है, 450 डिग्री C पर चलता है, और प्रेशर होता है 200 atm। बोल रहे हैं नेम द कैटलिस्ट यूज इन दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे आयरन यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आयरन यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, Fe यानी कि आयरन यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, Fe यानी आयरन यूज। अच्छा वो बोल रहा है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जो हमें रिएक्शन दिया गया है वो एक्सोथर्मिक है ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, स्टेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेंपरेचर व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, एक्सप्लेन योर आंसर, टेंपरेचर इज रिड्यूस्ड। अगर टेंपरेचर रिड्यूस है, पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये आती है N2 + 3H2 टू बिकम 2NH3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे हीट का साइन आ रहा है, क्योंकि क्या है ये एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ जो इक्विलिब्रियम है यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो किस तरफ मूव कर जाएगा। अ, देखो, प्रेशर रिड्यूस किया, ये प्रोडक्ट को कम हो गई, तो वो प्रोडक्ट साइड पे चले जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा, अब वो एक्सप्लेन कर दो 2 मार्क के लिए, क्योंकि रिएक्शन जो है मेरा एक्सोथर्मिक, क्रॉस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये इसका रीजन है। तो ये 2 मार्क का हो गया, सही। फिर उसके बाद क्या है कि प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर रिड्यूस है तो मोर मोल्स की तरफ जाएगा, तो ज्यादा मोल्स कहाँ पर है, तो ज्यादा मोल्स मेरे पास हैं ये पीछे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ चलेगा, रिएक्शन कहाँ चले जाएगा, रिएक्टेंट साइड की तरफ। क्या है, रिएक्टेंट साइड हैज मोर मोल्स। आप, मैं तो शॉर्ट करके लिख पा रहा हूँ, आप तो ये पूरा ही लिखोगे ना, ठीक है। अब वो बोले एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल व्हाट हैपेंड टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टेंपरेचर इज रिड्यूस। वही, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन का आ गया। अब इसमें आपको तो कुछ नहीं देखना है ना, एंडो एक्सो कुछ नहीं देखना। टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो रहा है, सॉरी, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो रेट क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोलिए कि गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा NH3 के साथ ना, तो ये बनाएगा NH4 2SO4, ठीक है। क्योंकि अमोनिया मेरे पास बेस है और H2SO4 एसिड है, ठीक है, तो ये अमोनिया एक जो है वो एज गेन कर लेगा, यहाँ पे 2 आ गया, सही। अच्छा वो बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, gaseous phosphorus chloride decomposes into gaseous phosphorus chloride and gaseous chlorine। ये मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई कंप्लीट द टेबल यूजिंग ओनली द वर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज और नो चेंज, ठीक है। अब इंक्रीजिंग, अच्छा, डिकम्पोजिशन हो रही है, डिकम्पोजिशन मेरे पास क्या है, किसी चीज का टूटना, ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। डिकम्पोजिशन हो रही है, कोई चीज टूट रही है, तो ये एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पे उसने हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये अंडरस्टूड है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट ये पड़ेगा कि रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बताया था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो एक BCl3 BCl2 यानी इसके ऊपर क्या फर्क पड़ना है, तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो मोर मोल्स की तरफ जाएगा। मोर मोल्स का है मेरे पास, जाहिर सी बात है आगे की तरफ है, ये प्रोडक्ट की साइड पे 2 मोल्स है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद पूछे कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट का भी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम यानी कि यील्ड पर तो कुछ भी अफेक्ट नहीं होता, कैटलिस्ट का यील्ड के ऊपर तो कुछ भी अफेक्ट नहीं होता, सही है। तो इसने लिखा हुआ है नो चेंज, लेकिन कैटलिस्ट का क्या होगा, कैटलिस्ट ऐड करूंगा तो इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की सी बात ही इंक्रीज करता है। अच्छा वो बोल रहा है कि द टेबल शोज दैट द व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द यील्ड of the equilibrium yield of PCl3 and Cl2 increases, state what conclusion can be made from this। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि complete the dot and cross to show that the electrons arrangement in the molecule of a phosphorus chloride PCl3 show the outer shell, the outer shell electrons only। तो देखो यहाँ पर आप जो फॉस्फोरस के हैं उसको आप यूं क्रॉस से शो कर दो, ठीक है, और जो उसके हैं वो डॉट से शो कर दो। अच्छा यूं भी एक वो लोन पेयर भी तो होगा, ठीक है, और जो क्लोरीन के हैं वो ब्लू से हम डॉट से शो कर देंगे, क्योंकि हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स होते हैं। अच्छा देखो फिर उसके बाद है कि अमोनिया इज प्रोड्यूस इन द हैपर प्रोसेस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। ये अभी जो किया था हमने, अब वो बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई अ लोअर टेम्परेचर हायर प्रेशर आर नॉट यूज्ड। यानी कि एक जितना टेम्परेचर हमें यूज करना था, कितना यूज किया हमने, 450 डिग्री से यूज किया है। और कंपेरेटिवली इंडस्ट्री में इससे भी ज्यादा यूज होता है, लेकिन उतना हमने यूज नहीं किया। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये इतना कम यानी एट लोअर टेम्परेचर पे क्यों करें। और सेकेंडली वो हमसे पूछ रहा है कि भाई ये प्रेशर हायर क्यों यूज नहीं कर रहे, ठीक है, यानी दोनों चीजें वो लो क्यों यूज की हैं। देखो अब टेम्परेचर का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सप्लेन व्हाई अ लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज नॉट यूज। यानी कि लोअर टेम्परेचर क्यों नहीं यूज किया, ठीक है, और हाई प्रेशर क्यों नहीं यूज किया। तो देखो सिंपल सा है, लो टेम्परेचर पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, एट लो टेम्परेचर रेट विल बी स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सेकेंडली हाई प्रेशर पे क्या है, देखो हाई प्रेशर को हैंडल करना एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, टेम्परेचर भी है हाई एक्सपेंसिव, लेकिन प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बोले स्टेट द रोल ऑफ आयरन इन द हाइब्रिड प्रोसेस, तो पर ही बताया कि ये कैटलिस्ट है, ठीक है। अच्छा देखो वो बोल रहा है कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर यूजिंग यूजिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज होंगी वो ये पूछ रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई द इक्वेशन फॉर स्टेज 2 इज शोन। अब स्टेज 2 में क्या है, SO2 रिएक्शन कर रहे हैं O2 के साथ और SO3 फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। O2 SO2 रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ और SO3 फॉर्म कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई द रिएक्शन कैन रीच इक्विलिब्रियम स्टेट, सॉरी एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम। अब दो जो पॉइंट लिखवाए थे मैंने वो आप लिख दोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। और सेकेंडली क्या लिख दोगे कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, सही है। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि ये वही रिएक्शन है, ये है पर ये प्रोसेस जो हमने अभी ऊपर किया है, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या है, बोला है कि द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज अ रिएक्शन विच कैन रीच इक्विलिब्रियम, यही दिया हुआ है। बोला है कि डिस्क्राइब द टू
फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो जो अभी हमने ऊपर लिखे हैं ना, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चन वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद बोल रहा है कि नेम द कैटलिस्ट यूज इन दिस स्टेज। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं NO2। क्या यूज करते हैं? हम NO2 यूज करते हैं इसे। अच्छा सॉरी सॉरी, ये SO2 को कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये वेनेडियम ऑक्साइड यूज करते हैं। वेनेडियम ऑक्साइड होता है V2O5। सही है। वेनेडियम ऑक्साइड। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हाट वाई इज कैटलिस्ट यूज टू स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है। टू स्पीड अप द रिएक्शन और टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों एक ही बात है ना। अच्छा वो बोले इन टर्म्स ऑफ हाई प्रेशर। अब वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ सॉरी पार्टिकल्स व्हाई द हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन का है, वही चीज आ जाएगी कि भाई अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे रेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो फिर उसके बाद है कि इन दिस स्टेज ओनली मॉडरेट टेम्परेचर 450 डिग्री इज यूज्ड। व्हाट दिस सजेस्ट अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तभी तो मॉडरेट टेम्परेचर यूज किया है, ठीक है। सही। अच्छा देखो उसके बाद वो बोल रहा है, अब वही है, अमोनिया है लेकिन वो अलग सेंस में आपसे पूछ रहा है ना। अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैबिट प्रोसेस, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। ये आपके पास इक्वेशन है। अब वो बोल रहा है कि भाई स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल। ये मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का है, ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई स्टेट वन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। यहाँ पे आता है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ये क्रैकिंग से भी आता है, रिफॉर्मिंग से भी आ सकते हैं, बहुत सारे वो मेथड हैं। यहाँ पे आप लिख दो रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग या क्रैकिंग या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, बहुत सारे तरीके। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ी उसने ये अलग दी है ना। द टेबल शोज द सम डाटा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, reduce the effect on the percentage yield of ammonia increasing the pressure of the reaction। देखो अगर मैं ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ ना, मेरे पास पहले 250 था तो यील्ड कितनी थी 58। ये तो वैसे ही देख के ये पता चल जाएगा सामने ही ना, ठीक है। और 400 किया तो ये यील्ड कितनी हो गई, यील्ड हो गई 42। और जब 250 के, एक मिनट, अच्छा एक मिनट इस तरीके से नहीं देखा, सॉरी सॉरी। देखो अगर मैं इसका ये प्रेशर इंक्रीज करूंगा ना, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये जाएगा लेदर मोल्स की तरफ। लेदर मोल्स आ गए तो अमीना की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज। और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो देखो ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन मेरे पास एक्सोथर्मिक है। तो अगर मैं इस तरफ हीट होगी, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ चले जाएगा। तो अमोनिया तो डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ चले गया। तो ये तो क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। अच्छा देखो वो बोला कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द आयोडीन गैस, द इक्वेशन इज शोन ना। ये हाइड्रोजन आयोडाइड वो बन रहा है, H2 और I2 रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैन रीच, अभी इक्विलिब्रियम के ऊपर हम ये बता चुके हैं कि फॉरवर्ड और वो बैकवर्ड सेम हो। और
वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाए। अब वो बोले द ग्राफ शो हाउ द प्रेशर अफेक्ट द यील्ड ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एच आई एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, एक्सप्लेन व्हाई द यील्ड एट 500 डिग्री doesn't change as the pressure increase। बहुत ही सिंपल सा इसका रूल है, ठीक है। मैं देखूंगा कि भाई दोनों तो मोल्स क्या हैं, दोनों तो मोल्स सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना, तो मोल्स क्या है, 2:2 का रेशियो है। तो प्रेशर का तो कुछ अफेक्ट होगा ही नहीं ना, प्रेशर का तो कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि मोल्स मेरे पास क्या है, मोल्स मेरे पास सेम है ना, तो प्रेशर का कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मोल सेम है तो यानी कि दोनों इक्वली रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोला व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द डिफरेंस इन द यील्ड ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर शोन, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है। देखो अब एक चीज समझा रहा हूँ, मेरे पास ये रिएक्शन जो है ना, देखो दो चीजें फॉर्म करके एक चीज बना रहे हैं, सही है। इसमें कोई मेजर बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह नहीं हो रही ना, फॉर्मेशन दिख रही है कि H2 और I2 रिएक्ट कर रहे हैं और HI बना रहे हैं, यानी ये एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है। तो आप ये एक्सोथर्मिक के सेंस में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है क्या, कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और हो क्या रहा है कि जब आप टेम्परेचर, अच्छा अब देखो, अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो यील्ड वो कम हो रही है, सही है। सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो यील्ड ज्यादा हो रही है, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो ना तो यील्ड वो कम हो रही है, यील्ड नीचे आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे जो उसमें पूछा है ना कि क्या हो रहा है, लोअर यील्ड एट हायर टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ों का आंसर ऊपर है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये तो आपको खुद भी जो है ना चीज़ वो देखनी पड़ेगी कि एंडो है या फिर एक्सो है, इस तरीके से, सही। अच्छा देखो, अब उसके बाद है कि भाई the graph show how the concentration of hydrogen iodide changes after the hydrogen gas and iodine gas are mixed together in a sealed container when the rate of reaction is fastest। rate of reaction वहाँ पे fastest होता है जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो, यानी कि एट दी वेरी स्टार्ट में आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पॉइंट पर बिल्कुल मैक्सिमम होता है, ठीक है, एट दी स्टार्ट। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द रिएक्शन वाज रिपीटेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ड्रॉ ग्राफ ऑन द सेम एक्सिस टू शो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड चेंजेस विद द टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो रिएक्शन जो है ना कैटलिस्ट डालेंगे सिर्फ स्पीड अप हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना उसके जो फाइनल अमाउंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, फाइनल अमाउंट जो है उसका कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो यील्ड के ऊपर तो कुछ फर्क ही नहीं करेगा ना वो, ठीक है। तो यूं करके बनेगा, यूं करके, ठीक है। फाइनल अमाउंट सेम ही रहा है हमारे पास, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस इज अलाउड टू रीच द इक्विलिब्रियम, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस इट concentration, explain the effect of increasing temperature on the rate, increasing pressure on the rate of reaction। ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल सा है ना, ठीक है। अगर आप ये पूरे लिख दोगे कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कोलिजन बढ़ेगा, ठीक है। कोलिजन अगर हमारे पास बढ़ेगा, अच्छा इसका वो मतलब कि उसने बोल दिया कि वो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, तो मेरे पास रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सब शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखो मैं बोल रहा है रिवर्स पे क्या पड़ेगा, तो वो भी स्पीड अप होगा ना, मैं किसी भी सेंस में लिखूंगा हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन में स्पीड अप होगा, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे रेट ऑफ अफेक्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है।